हेलो एवरीवन। समसामयिक घटनाक्रम से परिपूर्ण यहाँ पर पीआईबी वीकली एनालिसिस के अंतर्गत इस वीक में प्रमुख जो घटनाएं हुई हैं, तथ्यात्मक जो जानकारियां हैं, हम उनका यहाँ पर विश्लेषण करने जा रहे हैं। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा या विभिन्न प्रकार के जो समझौते हुए हैं या विभिन्न प्रकार के जो मिशन और कार्यक्रम हैं और उससे संबंधित अन्य चीज़ों को यहाँ पर एक एक करके हम सभी प्रकार की न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे। समसामयिक घटनाक्रम क्योंकि परीक्षाओं के संदर्भ से बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो और मुख्य परीक्षा, और उसके लिए यहाँ पर एक सारगर्भित तरीके से आप तक समसामयिक घटनाओं तक पहुँचाने का मेरा ये उद्देश्य है। तो आइए आज देखते हैं पीआईबी वीकली एनालिसिस के अंतर्गत इस वीक में जो प्रमुख घटनाएँ रही हैं वहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं वैभव शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वैभव शिखर सम्मेलन जो है गांधी जयंती के यहाँ पर आई थिंक 2 अक्टूबर 2020 के अवसर पर प्रवासी निवासी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में यहाँ पर आयोजित किया गया था। और यहाँ पर ये मूलतः देखा जाए तो स्टार्टिंग हुई थी और पूरा एक महीना इसके संदर्भ में यहाँ पे चर्चा हुई थी और ये अक्टूबर-नवंबर के दौरान यहाँ पर इस पर चर्चा हुई। ये मूलतः जो शिखर सम्मेलन है विज्ञान प्रौद्योगिकी के नए और उभरती चुनौतियों के समाधान एवं उस पर सहयोग करने को लेकर निवासी अर्थात भारतीय वैज्ञानिक और प्रवासी अर्थात जो विदेश में रह रहे वैज्ञानिक हैं, शोध संस्थान हैं, उन सभी का एक समागम था। और वो सभी यहाँ पर कई प्रकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो भी वर्तमान की स्थिति में चुनौतियां हैं उनको सॉल्व करने को लेकर, कार्य प्रक्रिया को लेकर, अपने विचारों को लेकर यहाँ पे साझाकरण करना था। मूलतः इस बार के अगर हम देखें जो सम्मेलन में जो प्रमुख बातें रहीं, जैसे कि बायो रिमेडिएशन, शहरी अयस्क पुनर्चक्रण, धातु आर्सेन ऑर्गेनिक्स, सहयोग के जो है नए क्षेत्र यहाँ पर इस बार उभरे हैं, अर्थात इन क्षेत्रों पर काम करने की संभावनाओं को व्यक्त किया गया है और भी इन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस शिखर सम्मेलन का एक अपना जो उद्देश्य था यहाँ पर उसको भी स्पष्ट किया गया, जो मूलतः देखा जाए तो समृद्ध होने के लिए एक आदर्श अनुसंधान परिस्थिति तंत्र बनाना जिसमें परंपरा का आधुनिकता के साथ विलय हो। तो देखने तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ यहाँ पर आधुनिकता अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समावेशन करना मूलतः इस उद्योग का इस शिखर सम्मेलन का मूल उद्देश्य रहा। इस शिखर सम्मेलन के अंतर्गत हम देखें तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चर्चाएं हुई और उस क्षेत्र में किस तरीके से क्या काम किया जा सकता है, पर्यावरण के संदर्भ में इनका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पे समृद्धि के संदर्भ में वैज्ञानिकता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है उसको लेकर, जैसे कि कंप्यूटेशनल विज्ञान है, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, क्वांटम प्रौद्योगिकी, फोटोनिक्स, एरोस्पेस प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान, फार्मा, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा सामग्री, प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, उन्नत विनिर्माण, पृथ्वी विज्ञान, ऊर्जा, पर्यावरण विज्ञान, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान जैसी चीज़ों पर यहाँ पे चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ये यहाँ पर वैभव शिखर सम्मेलन से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित एक सम्मेलन रहा जिसमें कई सारे अलग अलग क्षेत्रों पर पर्यावरण के अनुकूल किस तरीके से कार्य किया जा सकता है उससे संबंधित इसमें चर्चाएं सम्मिलित रहीं। इसी के साथ एक और टॉपिक है यहाँ पर मिशन सागर 2। अगर हम यहाँ पर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये एक आपका अफ्रीका महाद्वीप का ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सूडान, साउथ सूडान और साथ ही साथ सोमालिया जैसे देश यहाँ पे दिखाई दिख रहे हैं, इथोपिया है जैसे देश हैं। मूलतः जो ये मिशन सागर 2 है ये भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसमें भारतीय जो नौसेना है, एक जहाज है एरावत, ये 2 नवंबर 2020 को यहाँ पर पोर्ट सूडान में 100 टन खाद्यान्न सहायता लेकर पहुँचा है। तो ये जो मिशन सागर 2 है इसके तहत यहाँ पर खाद्यान्न आपूर्ति की जा रही है कुछ अफ्रीकी देशों को, जिनमें से आप देख सकते हैं सूडान के दक्षिणी सूडान, जिबूटी और इरिट्रिया जैसे देशों को यहाँ पर खाद्यान्न सहायता पहुंचाएगा। भारत यहाँ पे खाद्य सहायता और दवाइयाँ यहाँ पे पहुंचाने का कार्य कर रहा है मिशन सागर के माध्यम से। मिशन सागर ये दूसरा प्रयास है, इससे पहले एक और प्रयास किया जा चुका है। यहाँ पर यह मिशन जो है भारत द्वारा अपने समुद्री पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। जैसा मैंने कहा कि ये आपका मिशन सागर जो 2 है इसके जो पहला जो पार्ट रहा उसके माध्यम से भारत सरकार के द्वारा मालदीव है, मॉरिशस है और यहाँ पर आपका सेशल्स जैसे देशों को यहाँ पर दवाइयाँ और खाद्यान्न को सहायता उपलब्ध कराई गई। और ये सारा जो मिशन सागर 1 और 2 दोनों को अगर हम सम्मिलित रूप से देखते हैं तो मूलतः भारत अपने पड़ोसी जो कि समुद्री पड़ोसी देश हैं, चाहे अफ्रीकन कंट्री हों, एशियाई कंट्री हों, उन देशों के साथ यहाँ पर अपने संबंधों को बेहतर करना चाहता है। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें आती हैं, खाद्यान्न सहायता है, खाद्य सहायता है, मेडिसिन है। ये भारत की
IR की पॉलिसी में इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर पॉलिसी, जिसके माध्यम से किन्हीं दो देशों के मध्य आपको सहायता करना, खाद्यान्न आपूर्ति, दवाइयाँ, मेडिकल कॉलेज इत्यादि की सहायता के माध्यम से संबंधों को बेहतर करने के प्रयास किए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और टॉपिक आया ट्राइब्स इंडिया प्रोडक्ट रेंज को लेकर, गो लोकल गो वोकल जैसी चीज़ों को लेकर आप काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स यहाँ पे सुन रहे हैं, उसी से यहाँ पर ये प्रेरित है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 100 अतिरिक्त वन फ्रेश नेचुरल और ऑर्गेनिक्स रेंज के उत्पादों का यहाँ पर अनावरण किया गया है। और ये जो उत्पाद हैं ये मूलतः आपके ट्राइबल उत्पाद हैं, और ये जो ट्राइबल उत्पाद हैं ये आपके ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स, ट्राइब्स इंडिया मोबाइल वैन, ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस और ई टेलर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध कराए जाएंगे, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, इसके तहत ऐसे कई सारे उत्पाद हैं जो कि लॉन्च किए गए हैं ट्राइबल एरियाज़ के। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख जो होते हैं ट्राइबल जनजातियों के द्वारा जो प्रमुख उत्पाद यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो लॉन्च किए गए जो प्रमुख उत्पाद हैं विभिन्न प्रजातियों के, जैसे कि झारखंड की जनजातियों के द्वारा जो उत्पाद हैं ट्राइबल उत्पाद हैं, उनमें हैं गोरा चावल, भुना और सादी कुर्थी दाल, मोम, कॉस्मेटिक उत्पाद यहाँ पे देखे जा सकते हैं। इसी तरह दक्षिण भारत की जनजातियों के द्वारा रागी, सूखी मिर्च, काला चावल, मैजिक राइस यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। असम और उत्तर पूर्व के जनजातियों के द्वारा अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्श लैंप, टेबल लैंप और टोकरी यहाँ पर आपको दिखाई देती है ट्राइबल उत्पाद के रूप में। झारखंड की जनजातियों के द्वारा यहाँ पे शहद गुलकंद प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की किन्नौरी जनजाति के द्वारा किन्नौरी अखरोट, बादाम और राजमा जैसे आपके ट्राइबल उत्पाद यहाँ पर लगाए गए हैं आपको, और ये सेल आउट किए जाएंगे। मूलतः अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर दो तरीके का आपको लाभ देखने को मिलता है। पहला, एक तरफ आपको शुद्ध प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध होता है देश के सभी नागरिकों को, वहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज़ के क्षेत्रों से वहाँ पर आपके सभी देशों के अन्य क्षेत्रों तक पहुँचते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए आजीविका का साधन बनता है, एक रोजगार उनके लिए उत्पन्न होता है, तो उनके लिए भी ये लाभदायक है। तो यहाँ पर ये इस टॉपिक को देखने के बाद अगला यहाँ पे टॉपिक है IR से रिलेटेड है, भारत ब्रिटेन समझौता हुआ है। यह समझौता कुछ पक्षों को लेकर हुआ है, जिसमें कि दो चीज़ें हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहली चीज़ है संचार के क्षेत्र में है। तो भारत सरकार के संचार मंत्रालय और ब्रिटेन के डिजिटल संस्कृति मीडिया एवं खेल विभाग के मध्य दूरसंचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह समझौता हुआ है। दोनों देशों ने सहयोग के क्षेत्र में समान हितों के लिए कई विषयों का यहाँ पे चुनाव किया है और उन विषयों पे साथ में मिलकर काम करने को लेकर यहाँ पे साझाकरण भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों देशों के मध्य किन किन क्षेत्रों में सहयोग किए गए हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला है दूरसंचार ICT और साथ ही के नीति और उसके विनियमन से संबंधित समझौता किया गया है। स्पेक्ट्रम का प्रबंधन कैसे किया जाएगा उसको लेकर, मोबाइल गेमिंग और मोबाइल रोमिंग समेत दूरसंचार कनेक्टिविटी को के क्षेत्र में एक दूसरे का साझाकरण करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे जानकारी उपलब्ध कराएंगे, साथ ही वहाँ पर नई जो टेक्नोलॉजी है उसके संबंधित साझाकरण करेंगे। दूरसंचार ICT का तकनीकी मानकों एवं टेस्टिंग और प्रमाणन, वायरलेस संचार, 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन से मशीन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा आदि समेत दूरसंचार ICT के क्षेत्र में तकनीकी विकास जैसे चीज़ों पर भी यहाँ पर समझौते किए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ और भी क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें दूरसंचार संबंधी आधारभूत ढांचे की सुरक्षा और दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता तथा इनके इस्तेमाल में सुरक्षा जैसी चीज़ों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। साथ ही उच्च तकनीकी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण करना, जहां तक संभव है वहां विशेषज्ञता का आदान प्रदान किया जाना, उभरती हुई तकनीकी और नवाचारों जहां उपयुक्त हों के क्षेत्र में शोध एवं विकास पर जानकारी को साझा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूरसंचार ICT के क्षेत्र में उभरते अवसरों को लेकर हस्ताक्षरकर्ता देश और विश्व के तीसरे देशों में संयुक्त रूप से काम करने के अवसरों की खोज करना भी इस समझौता हस्ताक्षर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो दूरसंचार के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन ने कई अलग अलग पहलुओं पर एक दूसरे के साथ कार्य करने को लेकर यहाँ पर यह समझौता हस्ताक्षरित किया है। आने वाले समय में ये दोनों ही देश इस क्षेत्र में मिलकर कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जैसे कि दूरसंचार ICT के उद्योग के प्रतिनिधियों और उनसे संबंधित दौरों, घटनाओं, प्रदर्शनी इत्यादि के माध्यम से व्यापार, निवेश और तकनीकी गतिविधियों को बढ़ावा देना,
साथ ही समझौता ज्ञापन के दायरे के तहत संबद्ध पक्षों की ओर से जिन मुद्दों पर आपसी सहमति व्यक्त की गई है उनमें दूरसंचार, आईसीटी के क्षेत्र में अन्य प्रकार का सहयोग। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों देशों के द्वारा सहयोग के साथ साथ एक दूसरे देशों में कई प्रकार के प्रदर्शनी, सहयोग और उसको घटनाओं को साथ साथ निवेश और तकनीकी को भी बढ़ावा देने के कार्य भी किए जाएंगे। तो देखा जाए तो दोनों ही देश ने काफी विस्तार पूर्वक इन क्षेत्रों में कार्य करने को लेकर एक साझाकरण प्रस्तुत किया है। दूसरा, यहाँ पर भारत और यूनाइटेड किंगडम जैसे के देश के मध्य यहाँ पर औषधि और स्वास्थ्य और मेडिसिन के क्षेत्र में भी कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पर देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, यूनाइटेड किंगडम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादक विनियामक एजेंसी के मध्य चिकित्सा उत्पादों के विनियमन, ठीक है, चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में यहाँ पर सहयोग किया गया है। ये सहयोग के जो क्षेत्र हैं वहां पर किन किन क्षेत्रों में जो चिकित्सा उत्पाद हैं यहाँ पर ये समझौते किए गए हैं। पहला यहां पर देखें तो फार्मा के क्षेत्र में सतर्कता, फार्मा कोविजिलेंस, सुरक्षा संबंधी जानकारी का आदान प्रदान, खासकर जहां दूसरे पक्ष को विशेष रूप से इसकी जरूरत है, इसमें औषधियों एवं चिकित्सा उत्पादों से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं भी शामिल हैं। मूलतः किस प्रकार की दवाएं कहां यूज करती हैं, ड्रग की तस्करी भी काफी सारी होती है, साथ ही वहां पे जानकारियों के अभाव के कारण कई बार समस्याएं भी होती हैं। तो इस तरीके समझौते दोनों ही देशों के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं, जो जानकारियों के साझाकरण से बेहतर एक समझ भी विकसित होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो बेहतर प्रयोगात्मक विधियों जीएलपी, बेहतर चिकित्सा संबंधी पद्धतियों जीसीपी, बेहतर विनिर्माण विधियों जीएमपी, बेहतर वितरण विधियों जीडीपी और बेहतर फार्मा निगरानी संबंधी विधियों जीपीवीपी के क्षेत्र में सहयोग और सूचनाओं का भी आदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पक्ष के विनियामक ढांचे के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना, आवश्यकताओं एवं विधियों पर ध्यान देना, दोनों पक्षों के बीच भविष्य में विनियमन को मजबूती प्रदान करना जैसे विषय भी सम्मिलित हैं। साथ ही औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के संबंध में कानूनों और विनियमों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान, गैर लाइसेंसी आयात एवं निर्यात पर नियंत्रण को समर्थन देने के लिए जानकारी का आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग करना, ये भी यहाँ पर इन समझौते के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्पादों से लेकर दवाइयों और जानकारियों के साझाकरण के साथ साथ इसके विनियमन और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग जैसे विषयों को यहाँ पर इस समझौते के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जो दोनों ही देशों के बढ़ते संबंधों को यहाँ पर दिखाते हैं। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के लिए भारत जैसा देश है एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ एक बड़े बाजार के रूप में भी ब्रिटेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये समझौते कहीं ना कहीं उसी परिदृश्य से यहाँ पर इन दोनों ही देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त एक और यहाँ पर है भारत इजराइल के मध्य यहाँ पर समझौते हुए हैं कुछ क्षेत्रों को लेकर। तो भारत और इजराइल के मध्य अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इजराइल के बीच स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। ये समझौता ज्ञापन सहयोग के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में है। तो देखिए, तो ब्रिटेन के साथ साथ भारत ने इजराइल के साथ भी मेडिसिन के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। अब इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। जैसे पहला यहां पे कहा गया कि डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों का आदान प्रदान और प्रशिक्षण किया जाएगा। तो यहां पर देखिए ट्रेनिंग का जो है वो भी यहां पर ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स को एक दूसरे के यहां भेजा जाएगा। मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करने में सहायता दी जाएगी। फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधन के विनियमन के संबंध में सूचना का आदान प्रदान किया जाएगा। जलवायु संबंधी खतरे के समक्ष नागरिकों के स्वास्थ्य की नाजुकता का आकलन और नियंत्रण एवं अनुकूलन के उद्देश्य से जन स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाइयों के बारे में विशेषज्ञता को साझा करना भी यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय के रूप में इसमें सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त जलवायु सहनीय अवसंरचना के साथ साथ ग्रीन हेल्थ केयर, विषम जलवायु के अनुरूप अस्पताल के विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञता को साझा करना। तो यहाँ पर यदि एक दूसरे देशों के मध्य किसी प्रकार की विशेषज्ञता है, स्पेशलाइजेशन है पर्टिकुलर किसी फील्ड में, तो वो भी यहाँ पे साझाकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रासंगिक क्षेत्रों में आपसी अनुसंधान को बढ़ावा देना, सहयोग का अन्य कोई क्षेत्र जिस पर परस्पर निर्धारण किया जाए वहां पर भी इसमें काम किया जाएगा।
तो हम जानते हैं भारत और इजराइल का जो संबंध है, द्विपक्षीय स्तर पर अगर हम इसका आकलन करें तो दोनों ही देशों के संबंध पिछले कई वर्षों में बहुत बेहतर हुए हैं। और इन दोनों ही देशों के मध्य हर एक क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, रक्षा हो, आर्थिक क्षेत्र हो, दवा जैसे क्षेत्र हो, टेक्निक है, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई सारे समझौते हो चुके हैं। तो भारत इजराइल के जो संबंध हैं वो पिछले कई सालों में काफ़ी तेजी से विकसित हुए हैं, जिसका आप स्वरूप यहाँ पर इस क्षेत्र में भी विकसित हुए देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला एक और टॉपिक है प्रोफेसर एएन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020। यहाँ पर डॉक्टर सुशांत यहाँ पे कार को दिया गया है। डॉक्टर सुशांत को यहाँ पे जो पुरस्कार दिया गया वो किसके लिए दिया गया है ये, तो डॉक्टर सुशांत कार्ट यहाँ पे लिखा है, ये कार है। तो डॉक्टर सुशांत कार को लोशमैनिया डोनोवानी जो है एक कालाजार रोग का परजीवी है के रोग जनन क्षमता एवं उसके उपाय या उसके अस्तित्व के रणनीति को समझने की दिशा में किए गए शोध के लिए दिया गया है। लीशमैनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोन परजीवी है जो मैक्रोफेज कोशिकाओं को संक्रमित करता है। तो यहाँ पर देखिए जो पुरस्कार इनको दिया गया है वो लोशमैनिया डोनोवानी नामक एक कालाजार परजीवी के संदर्भ में, शोध के संदर्भ में दिया गया है, जो कि मूलतः हमारी मैक्रोफेज कोशिकाओं को यहाँ पर प्रभावित करता है और कालाजार नामक रोग उत्पन्न करता है। तो ये पुरस्कार दिया गया है किसको, नाम ध्यान रखिए, डॉक्टर सुशांत कार को किस संदर्भ में दिया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है, प्रोफेसर एएन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020। इसके बारे में, इस पुरस्कार के बारे में दो और तथ्य देख लेते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो 2020 में प्रोवाइड किया गया है, तो 2022 में नेक्स्ट पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त पुरस्कार जैविक रसायन विज्ञान और संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है। साथ ही पुरस्कार प्राप्तकर्ता की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये फैक्ट एक डाटा हो गया। इसके अतिरिक्त अवधानम नामक एक टॉपिक यहाँ पर चर्चा का विषय रहा पिछले वीक। देखिए अवधानम है क्या, तो यह एक रोचक साहित्यिक गतिविधियां होती हैं। इसमें मुश्किल साहित्यिक पहेलियों को हल करना, कविताओं को सुधारना और ऐसे कई कार्यों को एक साथ करने की एक व्यक्ति की क्षमता की परीक्षा करने की एक कला है। इसी को विकसित करने को लेकर, आगे बढ़ाने को लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम का यहाँ पे शुभारंभ किया गया। भारत के संरक्षण और संस्कृति विरासत और उसकी सुरक्षा, खोई हुई परंपराओं को पुनर्जीवित करने हेतु प्रयासों को लेकर यहाँ पे प्राथमिकता देता है। भारत कई विविधताओं से संपूर्ण है, कई प्रकार की भाषा, शैली, जनजातियों और अन्य प्रकार की विविधताओं से परिपूर्ण होने के साथ साथ यहाँ पर गद्यात्मक और पद्यात्मक, स्थापत्य, चित्रकला जैसी कई सारी यहाँ पे संस्कृति और उसके संरक्षण की यहाँ पर आवश्यकता है। इसी संदर्भ में अवधानम जैसी प्रक्रियागत स्थितियाँ और इस पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन से भारतीय संस्कृति को, उससे संबंधित सभी प्रकार की विविधता को यहाँ पे उसकी संरक्षा और सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अवधानम के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक के बारे में इसीलिए हमने यहाँ पे चर्चा की। अब यहाँ पर एक है टेलीविजन रेटिंग, नहीं यहाँ पर रेटिंग होगा, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। टेलीविजन रेटिंग के संदर्भ में हाल फिलहाल को लेकर आप काफ़ी सारे टीआरपी को लेकर एक लड़ाई चलती रहती है। बार्क नामक जो संस्था है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, ये यहाँ पर टीआरपी जैसी चीज़ों को नियंत्रित करती है। लेकिन हाल फिलहाल कई सारी समस्याएं हैं और इसी को देखते हुए आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर टीआरपी को लेकर जो टेलीविजन टेलीविजन रेटिंग है, उनकी से संबंधित जो एजेंसियाँ हैं, उनको दिशा निर्देशन देने के लिए एक समिति का यहाँ पे गठन किया है और उसको यहाँ पे कुछ विषय क्षेत्र आवंटित किए गए हैं, जिसको लेकर वो सुझाव देगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन टेलीविजन रेटिंग को यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। उसके अनुरूप वहाँ पे सुधारात्मक प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी। तो इस समिति की जो संरचना होगी, उस संरचना में क्या कौन कौन लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसे इसमें समिति की संरचना में श्री शशि एस वेम्पति जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं प्रसार भारती, वो अध्यक्ष होंगे इसके। डॉक्टर सलभ सांख्यिकी प्रोफेसर गणित और सांख्यिकी विभाग के आईआईटी कानपुर के, ये एक सदस्य के रूप में होंगे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय कार्यकारी निदेशक जो CDOT के हैं, वो भी एक सदस्य के रूप में होंगे। और प्रोफेसर पुलक घोष निर्णय विज्ञान सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी CPP के सदस्य भी यहाँ पर, ये 3 सदस्य होंगे और ये अध्यक्ष होंगे। तो 4 सदस्यों को मिलाकर यहाँ पर ये समिति का गठन किया गया है जो टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों से संबंधित दिशा निर्देश तय करेगी। अब यहाँ पर इस समिति के संदर्भ में कुछ शर्तें हैं जिनके निम्नानुसार यहाँ पे क्या काम करना है। पहला है, भारत में टेलीविजन रेटिंग सिस्टम के विषय पर विभिन्न मंचों द्वारा की गई पिछली सिफारिशों का अध्ययन करना और उनका आनुषंगिक समाधान बताना। इसके अतिरिक्त इस विषय पर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की हाल की सिफारिशों का अध्ययन करना, क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के हेतु सुझाव देना, वर्तमान में अधिसूचित दिशा निर्देशों की इस आशय के साथ समीक्षा की जाए कि
क्या दिशा निर्देश जारी करने के उद्देश्य समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और विभिन्न हितधारकों की जरूरतों की पूरा किया गया है, और यदि कोई कमी है तो समिति द्वारा विशेष रूप से इसका समाधान किया जाए। इसके अतिरिक्त विषय से जुड़े कोई भी संबंधित अथवा आनुषांगिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाएगा। भारत में मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग प्रणाली को आगे बढ़ाने की सिफारिश करना, समय समय पर MIB द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य संबंधित मुद्दों को इसमें सम्मिलित करने को लेकर कार्य करना। इसके अतिरिक्त समिति किसी भी विशेषज्ञ के विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकती है, किसी भी विशेषज्ञ को यहाँ पर विशेष आमंत्रण प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त समिति 2 महीने के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्री को अपनी ये रिपोर्ट सौंप देगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को किस तरीके से विनियमित करना है उसको लेकर समिति बनाई गई है, उनके संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके आधार पर यह तय करेंगे कि यहाँ पर क्या सुझाव दिए जाएंगे। तो आज के यहाँ पर PIB वीकली एनालिसिस न्यूज़ के अंतर्गत हमने जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उनकी चर्चा कर ली है। आप इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, इनके आप शॉर्ट नोट्स क्रिएट मत करें, इनको सिर्फ 1-2 बार पढ़ें और कुछ चीज़ों को नोट डाउन भी अपने स्तर पर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ, नए वीक में कुछ नए टॉपिक जो भी डेवलप होंगे। थैंक यू सो मच।